अच्छा, जैसे आजकल बहुत होता है कि क्राइम, आई एम श्योर आपके शहर में भी होता होगा, हमारे शहर में तो अक्सर होता है कि कोई अंकल जी जा रहे हैं, ऑटो के लिए खड़े हैं, कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने बात करी और बात करते करते उन्होंने अपनी वॉच उतार दी, रिंग उतार दी, दे दिया। व्हाट इज दिस? तो ये जो पूरा स्कैम है, इसका कोई हिप्नोसिस से लेना देना नहीं। एक गोल्डन रूल, हाँ जी, भाई किसी अनजान से बात मत करो। और अब जमाना वक्त ऐसा हो गया कि आप हेल्प करते हुए भी प्लीज होश में रहो कि आप हेल्प जिसकी कर रहे हो उसको सच में हेल्प चाहिए या ये कोई स्कैम है। देखो यार, हम लोग हैं तो परफॉर्मर्स, हाँ जी, मैजिक, मेंटलिज्म, तो ये सेकंड नेचर बन गया है। दिस इज हाउ आई मीट पीपल, आई रीड देम, आई अंडरस्टैंड देम। और नंबर्स पे हमारा माइंड जल्दी रिएक्ट करता है। शादीशुदा औरत भी वश में हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। तुम कर क्या रहे हो? मतलब तुम्हें कोई शर्म है? तुम क्या कर रहे हो? क्या करना क्या चाह रहे हो तुम जनरेशन के साथ? अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग सैड टुडे, एवरीथिंग इज ओके। मैं जानना चाहता हूँ, जो आपकी विद्या है उससे हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे और एम्पावर कर सकते हैं। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है पॉडकास्ट के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। आपने उन्हें जरूर कहीं ना कहीं टीवी पे, कहीं यूट्यूब चैनल पे, कहीं इंस्टा पे देखा होगा। आज हमारे साथ हैं हिप्नो गुरु रविंद्र जी। और आज का जो पॉडकास्ट है, आज हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, क्योंकि और आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए हैं, क्योंकि रविंद्र जी एक हिप्नोटिस्ट हैं, एक मेंटलिस्ट हैं, और ये जाने जाते हैं औरों के दिमाग के साथ खेलने के लिए। और आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत डीप टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आपके माइंड को किस तरह से फायदा पहुंचा सकती हैं, वो ट्रिक्स आपका कितना फायदा करती हैं और कितना नुकसान करती हैं। कहीं ऐसे लोगों के साथ तो आप कनेक्टेड नहीं है जो केवल अपनी ट्रिक्स खेल के आपके फेथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फेथ का मतलब क्या होता है? और हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो इंसान आपके माइंड के साथ खेल सकता है, उस इंसान ने बहुत ही खुले दिल के साथ आज के इस पॉडकास्ट में बताया कि आप अपने माइंड को कैसे एम्पावर कर सकते हो, अपने माइंड को कैसे आप और मजबूत करके अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आपका और लंबे समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो रविंद्र जी, डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए राहुल भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ रविंद्र जी कि हिप्नोटिज्म और मेंटलिज्म में क्या फर्क होता है? हिप्नोटिज्म और मेंटलिज्म देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। मेंटलिज्म जो है वो एक कला है, स्किल है, जिसमें हम माइंड रीडिंग डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। ये मैजिक की तरह ही होता है, इसमें ट्रिक्स होती हैं, जो वो रियल माइंड रीडिंग जैसा नहीं होता है। लेकिन वो जैसे मैजिक में होता है ना, अगर आपको नहीं पता कि वो लड़की हवा में कैसे उड़ रही है तो आपको लगता है ये चमत्कार है, लेकिन जब आपको पता लगता है कि अच्छा कोई ट्रिक है, कोई मैकेनिज्म है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये स्किल है, आर्ट है, डिसेप्शन एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे ही मेंटलिज्म के साथ होता है। तो मैजिक का साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है, साइकोलॉजिकल वर्जन जो है, वो मेंटलिज्म कहलाता है। एंड इट इज people have been using it for the sake of psychological entertainment, mystical entertainment for centuries now. और hypnotherapy जो है, ये hypnosis जो है वो therapeutic tool है। उसको जब हम therapy के लिए यूज करते हैं वो hypnotherapy बन जाता है, जब entertainment के लिए यूज करते हैं वो stage hypnosis show बन जाता है। So hypnosis में कोई trick नहीं है, whereas जहाँ पे magic and mentalism में tricks होती हैं, hypnosis में trick नहीं है। hypnosis में हम सब्जेक्ट के माइंड को, अपने माइंड को, अगर सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं, हेटेरो हिप्नोसिस कर रहे हैं, तो हम माइंड को उसी की स्टेट्स के साथ किस किस लेवल पे ले जा सकते हैं, कहाँ हीलिंग होगी, कहाँ एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाना है, उसमें हम माइंड को ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट को ही यूज करते हैं। तो कोई ट्रिक नहीं है। सो हिप्नोसिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जहाँ पे हम माइंड और माइंड के फिनोमेना के साथ डील करते हैं। मेंटलिज्म इज एन आर्ट जहाँ पे हम मैजिक या मैजिक जैसी दिखने वाली ट्रिक्स को या माइंड रीडिंग जैसी दिखने वाली ट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं। तो जो मेंटलिज्म है, मेंटलिज्म में कौन सी ट्रिक्स जो हैं वो मेंटलिज्म में काउंट होती हैं? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं और उसमें बहुत सारी मतलब
ट्रिक्स तो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो लेमन लैंग्वेज में मैजिक ही बोलेंगे। तो बहुत सारे मैजिक्स होते हैं, तो वो जो मैजिक्स या ट्रिक्स हैं वो सब मेंटलिज्म में ही काउंट होती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैजिक का ही एक पार्ट है। जैसे मैजिक एक अम्ब्रेला टर्म है, मैजिक में बहुत सारे अलग अलग जो हैं उसके ब्रांचेस हैं। उसमें से एस्केप एक ब्रांच है जिसमें आर्टिस्ट को बांध दिया जाता है या पानी में डाल दिया जाता है, फिर वो लॉक्स खोल के बाहर निकलते हैं। एक क्लोजअप मैजिक, एक टेबल हॉपिंग मैजिक एक कैटेगरी है जिसमें आपने देखा होगा पार्टीज में या इवेंट्स में परफॉर्मर्स जो होते हैं वो 5 लोगों की टेबल है, वहां जाके परफॉर्म करते हैं। दे आर नॉट ऑन स्टेज, वो ऑडियंस के बीच में है। फिर एक स्ट्रीट मैजिक है वे यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्ट्रीट्स विद, जैसे कार्ड यूज नहीं कर रहे बट आपने वो लीफ के साथ कोई मैजिक किया, सिगरेट के साथ कोई मैजिक किया, वो स्ट्रीट मैजिक है। स्टेज मैजिक, फिर आता है इल्यूजन्स जहां पे आप ह्यूमन बॉडी यूज करते हो, कट समवन इन हाफ, या हेड अलग कर देना, या लेविटेट कराना। ऐसे ही मेंटलिज्म है। तो मैजिक एक अम्ब्रेला टर्म है, मेंटलिज्म इसका वो वाला वर्जन है जहां पे हम माइंड रीडिंग, फेस लैंग्वेज, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, इस तरीके की चीजें हम परफॉर्म करते हैं, जबकि ये है सब इल्यूजन ही, ट्रिक्स पे ही बेस्ड है। तो आपने क्या इसकी विधिवत शिक्षा ली है, किसी गुरु से ली है, या ये आपके अंदर इतना ज्यादा डीप इमोशंस इन्वॉल्व थे कि आप इसे सेल्फ स्टडी कर करके यहाँ तक पहुंचे? देखिए वो कहते हैं जब आप कोई चीज सीखने निकलते हो तो पूरा अस्तित्व ही आपका गुरु होता है। मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम तो नहीं ले सकता कि मैंने इनसे सीखा है, लेकिन बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत किताबें रही हैं। जो लोग आज दुनिया में नहीं है, बहुत किताबें हैं, बहुत लेक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैजिक से ही धीरे धीरे इवॉल्व होकर मेंटलिज्म में आई। तो हाँ, मैं कुछ लोगों से इंस्पायर जरूर हूँ। जैसे मैजिक में एक बहुत अच्छे स्लाइट ऑफ हैंड आर्टिस्ट हुए हैं जिनका नाम था टोनी स्लाइडिनी। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था बिकॉज मुझे 2-3 चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया उनके बारे में। सो स्लाइडिनी पुराने टाइम के मैजिशियन है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की वीडियोस उनके अवेलेबल है। तो उनके बारे में 2-3 चीजें बहुत मजेदार लगती हैं मुझे। पहला ये कि मैजिक के जितने भी मूव ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, स्लाइडिनी ने वो यूज ही नहीं किए। उन्होंने सेम चीज को अपने हिसाब से डिजाइन किया और अपने नए मूव्स बनाए। तो ये कितनी कमाल की बात है कि मैं करूंगा तो पेन ही गायब, लेकिन आज से पहले जितने भी तरीकों से किया गया है मैं उनसे नहीं करूंगा। इफेक्ट सेम रहेगा, मिस्ट्री सेम होगी, बट मैं अपने हिसाब से करूंगा। दूसरा, उन्होंने कभी गिमिक्स यूज नहीं किए। गिमिक मतलब कोई स्पेशल प्रॉप्स, स्पेशल टूल्स यूज नहीं किए। हिज बॉडी लैंग्वेज वो इतना साइकोलॉजिकली जो है, मतलब अगर ये मैजिक वाला पॉडकास्ट हो रहा होता या कोई डीप मैजिक को समझने वाले बैठे होते तो समझ पाते। मतलब एक बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे स्लाइडिनी का ही एक सिंपल सा मूव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ये पेन है, ठीक है, अब मैं अगर इस पेन को लेता हूँ, ये आपको पता है कि मैंने स्लोली इसको ऐसे किया, पर स्लाइडिनी ऐसा नहीं कर रहा है। स्लाइडिनी इज डूइंग समथिंग एल्स। स्लाइडिनी ने पेन दिखाया, स्लाइडिनी ने ऐसे किया, स्लाइडिनी ने ऐसे किया, पेन गायब। सो फॉर अ मोमेंट मैंने जो अपनी बॉडी यूज की है, ही यूज्ड हिज बॉडी एज अ टूल। मतलब ये साइकोलॉजिकली इतनी कमाल की चीज है। मतलब आप सोचिए कि आप देख रहे हैं कि ये पेपर बॉल है, उन्होंने किया, पेपर बॉल गायब, बट नाउ व्हेन ही गोज एंड ही डज दिस, पेपर बॉल वापस आ गई। ये कोई भी मैजिशियन करता है, बट स्लाइडिनी इज डूइंग समथिंग एल्स। स्लाइडिनी क्या कर रहा है? स्लाइडिनी इज टेकिंग दिस पेपर बॉल, पुटिंग इट हियर, नॉट पुटिंग इट हियर, पुटिंग इट हियर, नॉट पुटिंग इट हियर, एंड देन इन दैट जो बीच में हो रहा है, ही इज डूइंग समथिंग, वो बॉडी लैंग्वेज पे बेस्ड है, एंड दैट्स वेयर यू आर सरप्राइज्ड। क्योंकि वो जो ऐसा करने के मोशन में मैंने यहां तक की रेंज बनाई, देन आई ड्रॉप इट हियर एंड देन आई वेंट देयर। ये जीनियस है। मतलब आई डोंट नो, लोग रिलेट शायद ही कर पाएंगे इस चीज से, या आप भी शायद नहीं, मैं रिलेट कर रहा हूं। एज अ परफॉर्मर होता नहीं है, आपको एक फील आती है, यार ये क्या है, ये सारे कन्वेंशनल रूल तोड़ दिए। तो मुझे इसीलिए वो बंदा पसंद है। तो मैजिक ऐसे रहा हमेशा से। मेंटलिज्म इवॉल्व होते होते समझ में आ गया। हिप्नोसिस जो था वो इनके बीच में से निकला एकदम से। हिप्नोसिस तो लाइफ इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हुए, फिर जब सेल्फ हिप्नोसिस सीखा, खुद पे अप्लाई करने लगे, तो उससे समझ में आया कि कितना पावरफुल टूल है। अब मेंटलिज्म हॉबी की तरह है, शोज करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, बट हिप्नोसिस जो है वो फिर अब लव ऑफ द लाइफ है। मतलब कह सकते हैं कि
बीवी बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए मेंटलिज्म, हाँ। और अपनी ग्रोथ के लिए हिप्नोटिज्म। ब्रेड एंड बटर मेंटलिज्म से आ रहा है, हिप्नोसिस से भी आ रहा है, लेकिन मैं हिप्नोसिस को ब्रेड एंड बटर के लिए काउंट ही नहीं करता। वो अपनी सेल्फ इवोल्यूशन में, सेल्फ ग्रोथ के लिए। क्या होता है, आपको अगर ग्रो करना है तो एक लेवल पे जाके आपकी ग्रोथ सैचुरेट हो जाती है। फिर आपको जब ग्रो करना होता है तो आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आप आसपास वालों को भी ग्रो कराओगे। करेक्ट। जो आप एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो नहीं कर सकते एक लेवल पे जाके, फिर आपको और लोग चाहिए जो आपके साथ ग्रो करें ताकि आप और वो म्यूचुअली ग्रो करें। अब हिप्नोसिस वो लेवल पे है मेरे साथ। सो आई हैव अंडरस्टूड द गेम। मुझे अपने लिए जो यूज करना था वो समझ में आ गया, मैं थेरेपीज ले रहा हूँ वो मुझे समझ में आ गया। पर मुझे लगता है हिप्नोसिस जैसा कमाल का टूल लाखों लोगों के पास होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब लोग उस लेवल पे इवोल्व होंगे। So this is the whole purpose why I'm going to all the podcasts talking about hypnosis. Even अगर कोई मुझसे बहुत बड़ा चैनल अगर ये पूछे कि मेंटलिज्म और हिप्नोसिस में से किस पे पॉडकास्ट करोगे, जिस पे करोगे उस पे सबसे ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट मिलेगा या रीच मिलेगी, I'll choose hypnosis. तो हम थोड़ा सा मेंटलिज्म पे बात करके फटाफट हिप्नोसिस में आएंगे। आइए ना, क्योंकि मेरे को भी हिप्नोटिज्म में बहुत इंटरेस्ट है ना। बट मेंटलिज्म की ट्रिक्स जब आप मिले हैं तो हम उसे भी कैच करना चाहेंगे। Okay, so what we're gonna do? We're gonna do something. या तो I mean हम लोग बुक चूज कर सकते हैं, और मेरे पास ये अल्फाबेट कार्ड्स हैं जो बच्चे यूज करते हैं, जिनमें हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाने के लिए जो हम कार्ड्स यूज करते हैं, तो वो कार्ड्स हैं। तो अगर आप चाहें तो हम कार्ड्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो हम बुक्स यूज कर सकते हैं। हम कुछ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं सर। नहीं, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं वो आपके। बुक ले लें। बुक, ओके, श्योर। ऑलराइट, ओपन दिस बुक, टेक दिस बुक। अब इसमें लगभग 300 के आसपास, 300, 350, 400 पेजेस होंगे। ओके, तो होल्ड दिस बुक इन योर हैंड, ओपन दिस बुक एनीवेयर। ओके, you want to stick to this page or you want to change the page? It's okay. Okay, all right, keep it in front of you like this and pick any word, make it very difficult। कोई भी एक वर्ड चूज कर लो, तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा 12, 13, 8, 9, 10 अल्फाबेट्स का बड़ा सा एक वर्ड चूज कीजिए, so that मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो। Maybe you can choose a word जो शायद इतना बड़ा हो, मतलब कुछ भी something unique, make it unique। Got a word in your mind? one word which is like बड़ा एकदम। पेज नंबर याद रखिएगा ताकि बाद में अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। I'll see मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ, कैसे नहीं। ओके, नाउ थिंक अबाउट वो जो भी वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं, अपने माइंड में वो लेटर्स सोचिए। ओके, मतलब आपने तो क्लियरली सामने गिन के बता दिया, लाइक दिस इट्स अ वेरी बिग वर्ड। ये एक सिंगल वर्ड है या आपने दो वर्ड को कंबाइन किया है? सिंगल वर्ड है। ओके, आई एम नॉट श्योर कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, बट मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ओके, एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। गिव मी योर हैंड। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ओके, उसका फर्स्ट लेटर जो बिल्कुल फर्स्ट अल्फाबेट है। ओके, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ, थिंक अबाउट दैट। आई कैन सी उसमें there is a curve, is it? No, just look at me। Okay, on my count of 3 जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वो अल्फाबेट बोलूं, अल्फाबेट ओनली, एंड जो आपके दिमाग में आप वो बोलेंगे आउट लाउड, ठीक है? 1 2 3 Q। ओके, आई डोंट नो आपने वो उसको कैपिटल में इमेजिन किया अपने माइंड में या स्मॉल में? मैंने स्मॉल में। That's why I could see curves there, right? मुझे लगा something like this and then curve घूम रहा है। Okay, think about the last letter in your mind। Now you want me to think in small or capital? In whatever way। Okay. Then maybe capital and bold। Okay। Now you are thinking in capital। Yes। And I'm keeping it straight। Yeah। क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका माइंड जब कर्व्स में सोचता है तो कैसे सोचता है, और स्ट्रेट लाइन में सोचता है तो कैसे। सो आपने ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ किया, देन वो यूजुअली लोग एन ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट? इट्स एन एन।
Right. right? Is it wait, just close your eyes for a moment. Open your eyes. What is the word? You want me to tell it? Yeah, Mathematician. mathematician. Pardon my handwriting. Oh, गजब। मैं एक बात सोच रहा था कि जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं और बहुत से लोगों से मिलते हैं, जैसे लेट अस से कि एक टीचर है, मैथ्स के टीचर हैं, वो रोज जा रहे हैं 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो रोज मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के टीचर हैं, रोज इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। आप मेंटलिस्ट हैं तो रोज मेंटलिज्म पे बात कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज हाउ चैलेंजिंग कि रोज आपको उन टेस्ट से गुजरना होता है ना? मतलब है बिल्कुल है। एवरी डे व्हेन जब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो जो सामने बैठा है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे है, क्या सारे दिमाग सब लोग एक ही ढंग से सोचते हैं? पैटर्न्स आर दे और सिमिलर? हम सब कोर से तो एक ही जैसे हैं, हम हमारे इमोशंस एक जैसे हैं, हम सब कोई उन इमोशंस को कंट्रोल किस लेवल तक टॉलरेंस बिल्ड कर लेता है उनके प्रति, किस लेवल तक कंट्रोल कर सकता है, कोई बिल्कुल इमोशन से ऑपरेट होता है, कोई लॉजिक से ऑपरेट होता है, पर डीप डाउन हम सब इमोशनल क्रिएचर्स हैं। वी आर इमोशनल बीइंग एंड हमें लॉजिक ड्रिवन बनाया जाता है जबरदस्ती। तो जब लॉजिक्स नहीं होते हैं तो हम एक जैसे ही हैं, एक जैसा ही सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपने ये वर्ड चूज किया, राइट? यू कुड हैव चोजन एनी वर्ड, राइट? पर ये तो हो गया, चलो आपने अपनी तरफ से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की, बट फिर आपने देखा कि दिस वर्ड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी है। ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बड़ा भी है और चैलेंजिंग भी है, तो यही रखते हैं। अदरवाइज कोई और वर्ड भी हो सकता था, लेकिन आपने मैथमेटिशियन चूज किया। सो उसका रीजन कई हो सकते हैं, इस वर्ड ने क्यों आपका अटेंशन लिया। तो हो सकता है आप लॉजिक ड्रिवन हो सकता है मैथ्स का आपका कोई कनेक्शन रहा हो कभी। हाउ वर यू इन योर चाइल्डहुड एज अ स्टूडेंट? I was okay kind of. Okay, I mean, जो आपने थ्रू आउट करियर किया है उसमें करियर रहा है या अभी भी जो चल रहा है उसमें मैथ्स, कैलकुलेशन, समथिंग कुछ है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने बोला एक Make it difficult. choose a longer word. I don't want to make it difficult because I trust you. मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ या मैं आपको गलत प्रूव करना चाहता हूँ। I just want to understand this thing, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहीं से मेरी इंटेंट ही नहीं था कि मैं आपको गलत साबित करूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो आप काम कर रहे हो पहली बार तो कर नहीं रहे हो, right. आप इसे करना जानते हो। Right. मैं इस विद्या में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस विद्या में इंटरेस्टेड हूँ। मेरे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से गलत साबित करूं। अच्छा, जैसे अब आपने हैंड टच किया, क्या ये आपके इस नंबर को पढ़ने के लिए जरूरी है या ये केवल एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है? देखो यार, हम लोग हैं तो परफॉर्मर्स। हाँ जी। मैजिक, मेंटलिज्म, ये सब परफॉर्मेंस का ही पार्ट है। तो इस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पर्सनल टच देने के लिए, जिसके साथ वो हो रहा है उसको वो फील कराने के लिए, सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। लेकिन सबका अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। सो आई बिलीव कि जब आप ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एक कहावत है, अ मैजिशियन इज एन एक्टर हु इज प्लेइंग अ मैजिशियन। और जितना ऑनेस्टी से वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है उतना बड़ा उसका जादू दिखाई देता है। तो ये सेकंड नेचर बन गया है। दिस इज हाउ आई मीट पीपल, आई रीड देम, आई अंडरस्टैंड देम। बैक ऑफ द माइंड जो और चीजें चल रही हैं वो अलग है। पर्सनालिटी के बारे में लेके जो ऑब्जर्वेशन चल रही है वो अलग है, ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन हाँ, ये प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। और अगर सही मायने में बोलूँ कि इससे कोई हेल्प मिलती है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत माइनर लेवल पे क्लूज देता है। क्यों देता है? जैसे आप अपने हाथ को ऐसे देखिए एक बार, ठीक है? पांचों उंगली को थोड़ा सा अलग कीजिए। अब किसी एक उंगली पे कंसंट्रेट कीजिए। अब देखिए, आप जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर उंगली पे, सेकंड या थर्ड में से किसी एक उंगली पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया, वो उंगली अपने आप फ्लिकर हो रही है और अपने आप मूव हो रही है, राइट? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको उस तरफ जैसे अटेंशन जाएगी, वहां एक हलचल होती है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि गिव मी योर हैंड एंड मैं सारे अल्फाबेट्स बोलता हूं, तो मैं वो हल्के हल्के क्लू समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किन अल्फाबेट्स पे आपका माइंड चीजों को हाइड कर रहा है।
और ये डीप डाउन हमारी टेंडेंसी है ना, हमारा दिमाग को अगर एक काम असाइन कर दिया जाए कि ये किसी को नहीं बताना है या इसको छुपा के रखना है, तो दिमाग उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन कमेंट करूंगा आपकी कि जैसे आपने ए से लेकर जेड तक बोला, इट वाज वेरी फास्ट। हाँ, वो करते करते आदत हो गई है बस। और उसमें भी कितना हल्का सा रिएक्शन आप कितनी जल्दी पकड़ेंगे। मतलब जैसे एम है मैथमेटिशियन, तो MNOP आपने ऐसे बोला, अब वो एम में हल्का सा जो होगा, हाँ। उसे MNOP में कौन सा था एग्जैक्टली पकड़ना है बहुत बड़ी बात है। अल्फाबेट्स की बजाय ना नंबर्स आसान होते हैं, नंबर्स कम होते हैं, और नंबर्स पे हमारा माइंड जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि उसके लिए कोई इमेज नहीं बनानी माइंड में। तो आपका ब्रेन मेरे ब्रेन से कैसे कनेक्ट हुआ? जैसे मैंने एम पहले मैं कर्सिव सोच रहा था, तो आप क्यू पे गए, और एन मैंने कैपिटल सोचा तो आपने एन पकड़ लिया। तो जब मैं एन सोच रहा हूं, ऐसे करके एन सोचा मैंने कैपिटल, तो आपका ब्रेन मेरे ब्रेन से कनेक्ट कैसे होता है? Well, you're asking A very deep asking question. about the secret basically here. Okay. अब सीक्रेट मैं ऐसे ऊपर से बता देता हूँ। देखिए, मैंने थोड़ी सी चालाकी है यहाँ पे। पहले मुझे पता था आपने कर्व में एम बनाया है, तो अब चांसेस है कि आप एन में नहीं जाओगे क्योंकि आप श्योर कर रहे थे। आपने मुझसे क्वेश्चन ही पूछा था कि आप इसको अब मैं कर्व स्मॉल में सोचूं या कैपिटल में सोचूं, और मैंने चलते चलते ऐसे ही एक स्टेटमेंट फेंका भी था कि कैपिटल में किसी में मर्जी सोचिए, बट कैपिटल में सोचेंगे तो बेटर होगा। सो इन अ वे आई इन्फ्लुएंस्ड यू टू थिंक। ओके, तो ठीक है, ठीक है, मेंटलिज्म ऐसा ही है, ऐसे ही काम करते हैं हम लोग। सो वी टेक क्रेडिट फॉर समथिंग जो हमने नहीं किया है, वी टेक क्रेडिट फॉर समथिंग जो हमने किया है, वी टेक क्रेडिट फॉर समथिंग जो आपने हमें इनडायरेक्टली बता दिया है। एंड समटाइम्स यू गाइड आवर माइंड टू थिंक द वे यू वांट अस टू थिंक। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, जैसे आजकल बहुत होता है कि क्राइम, आई एम श्योर आपके शहर में भी होता होगा, हमारे शहर में तो अक्सर होता है कि कोई अंकल जी जा रहे हैं, ऑटो के लिए खड़े हैं, कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने बात करी और बात करते करते उन्होंने अपनी वॉच उतार दी, रिंग उतार दी, दे दिया। व्हाट इज दिस? इसमें 2-3 चीजें यूज होती हैं। एक तो होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको लूटा गया है वो ही एकमात्र टारगेट होगा, वो दिन में सेम चीज को 8 से 10 लोगों पर ट्राई किया जाता है। कोई एक सजेस्टिव निकलता है, एक या दो, और जो सजेस्टेबल लोग होते हैं उनको सजेशन से ओवरलोड करके उनसे कुछ ऐसी चीजें कराई जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें या तो वो लोग ड्रग्स या नशा किसी तरह का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी रीजनिंग है, वो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है। और उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया? मैं वही बता रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, ये मैं कई जगह बता चुका हूँ, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो उसके साथ ये रॉबरी हुई थी, और वो रॉबरी ये थी कि उस के पास एक बाइक वाला आके रुका और उसने उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया, और उसने बोला भाई ये एड्रेस बताना एक बार। तो उस जो मेरा दोस्त है उसको क्या याद है, उसने बोला कि भैया मैंने देखा कार्ड, उस पर छोटा छोटा लिखा हुआ था। अच्छा, वो चश्मा लगाता है लड़का। तो बोला मैंने चश्मे पे ऐसे गौर किया, मैंने उसको बताया एड्रेस यहाँ से वहाँ, एकदम से मेरे को फील हुआ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने मुझे बोला कि भाई आप ठीक हो, मैं कहाँ रहते हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस मुझे ये याद है। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक पार्क में था, मेरा फोन, मेरा वॉलेट और वो सब जा चुका था। तो अब वो कार्ड जो है उस पे एक कुछ पाउडर था और है, केमिकल है जिसको वो सूंघ सकते हैं। ये तो वीडियो भी कुछ टाइम पहले काफी वायरल हुई थी। दूसरा आते हैं ये कुछ खिलाया नहीं, कुछ सूंघने के लिए नहीं दिया, कुछ स्मेल नहीं कराया। ये है कंफ्यूजन, प्योर कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन में आप इमेजिन कीजिए अपने आप को एक वल्नरेबल बच्चे की तरह, जिसको समझ ही नहीं आ रहा है वो मार्केट में अकेला है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए। अचानक से उसको एक इंसान आके गाइड करता है, अरे तुम्हारी मम्मी उस तरफ है, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, और वो बच्चा चल पड़ता है। ऐसे ही ना हमारा माइंड जब कंफ्यूजन में होता है, बहुत ज्यादा इमोशन से ओवरवेल्म्ड होता है या बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, तो हमारा माइंड फाइट फ्लाइट मोड पे चला जाता है। उस टाइम पे हमारा माइंड अपने सर्वाइवल के लिए सेफ कॉर्नर ढूंढता है। जैसे कोई भीड़ भरी मेट्रो में घुसता है, एकदम से जैसे घुसते हैं, घुस तो जाते हैं, पर आपको पता होता है आपको उस कॉर्नर में जाना है। अचानक से आपका माइंड आपको गाइड करने लगता है और आप एक कोने में चले जाते हैं। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू यू बीइंग इन सच स्टेट। बीइंग अ चाइल्ड, आपको सर्वाइवल जब आपका एक्टिव होता है तो आप घबराए हुए होते हैं। ऐसे ही जब बुजुर्ग लोगों के साथ होता है, या लेडीज के साथ मोस्टली ऐसा होता है, या ऐसे लोगों के साथ जो कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़े से जो वल्नरेबल दिख रहे हैं, जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, जो ताकतवर नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो लोग इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। पैटर्न ब्रेक, इसका एक
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है पैटर्न ब्रेक, अटेंशन, देन पैटर्न ब्रेक, देन कंफ्यूजन, देन सजेशन। तो अटेंशन किसी भी तरीके से ली जा सकती है, जैसे अचानक से आके ये बोल देते हैं कि मैं आंटी मैं उधर मेट्रो से जा रहा था, मेरा किसी ने पैसा लूट लिया, मेरे पास 50,000 रुपए की एक गड्डी थी, एंड देन सडनली वो गड्डी निकाल के उसको दिखाते हैं, देखना ये नकली है क्या। और जैसे ही वो दिखाते हैं देखना ये नकली है क्या, तो नाउ दैट लेडी बिफोर शी कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, एक बच्चा है 19-20 साल का जो हेल्प मांगने की इंटेंशन से आया है, अटेंशन ग्रैब हो गई। अटेंशन ग्रैब होते ही उसने 2-3 स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन वाली दी, फिर पैटर्न ब्रेक करने के लिए एक 50,000 रुपए की गड्डी निकाल के हाथ में पकड़ा दी, देखना है असली है कि नकली है। अब उसने डायरेक्ट एक कमांड दे दी उनको, आप समझ रहे हैं कि विद इन 15 सेकंड सब कुछ हुआ, एंड आफ्टर 15 सेकंड उनके हाथ में एक गड्डी है। दिस इज वन ऑफ द वेज। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ये भी हो सकता है कि वहां पे अभी किसी 2 औरतें जा रही थी, उसके कान में से बाली निकाल ली, उसको लूट लिया। अब भी ये सोना ऐसे पहन के मत घुमा करो। सडनली फिर एक पुलिस की यूनिफॉर्म में आदमी आता है, कहता है आप लोग जाइए यहाँ से, ये सेफ नहीं है ये रास्ता, और ये अपने ज्वेलरी उतार के रुमाल में रखिए, जेब में रखिए, पर्स में रखिए। फिर वो पुलिस वाला रुमाल देता है उनको, वो अपना ज्वेलरी रुमाल में बांधते हैं। फिर वो पुलिस वाला उससे रुमाल लेके उस पर जोर से गांठ लगाता है। जब वो गांठ लगा के उनको देता है और कहता है जल्दी जाइए यहाँ से, वो घर जाके खोल के देखते हैं उसमें ज्वेलरी नहीं है, उसमें कोई ऐसे नकली लोहे की चेन है और वो सब है। अब वो हुआ क्या है इस बीच में, वो आदमी आया, उसने आके वल्नरेबिलिटी क्रिएट की, आके बोला अभी वहां पे एक औरत के गहने लूट लिए और ऐसा कर दिया, उसके कान में से बाली निकाल ली। अब फियर अराइज हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। पैटर्न ब्रेक करते हुए एक पुलिस के यूनिफॉर्म में आदमी आता है, पुलिस जो सेफ्टी जैसा दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन कौन बताएगा? पुलिस। तो आते ही वो एकदम से लाउड बोलना चालू करता है, आप लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप लोगों की वजह से इतना क्राइम हो रहा है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये मत कीजिए, और ये अपना ज्वेलरी उतारिए फटाफट, ये सब उतार के। बिफोर दे कुड रिएक्ट, दे कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, उनके ऊपर ओवर इमोशंस, उनको वल्नरेबिलिटी में इतने सारे सजेशन दिए जा रहे हैं, और इन अ वे वो सजेशन नहीं है, लग सजेशन रहे हैं, बट वो कमांड्स हैं। राइट। तो ये जो पूरा स्कैम है, इसका कोई हिप्नोसिस से लेना देना नहीं, बट वो इमोशंस इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, इतनी कंफ्यूजन होती है कि इसको बाद में जब आदमी सोचता है ना, तो उसको याद ही नहीं आती हैं काफी सारी चीजें, और कुछ चीजें उसके सामने से हुई होती है पर उसको नोटिस नहीं हुई होती। जैसे मैजिक में होता है, आपके सामने सामने अगर कोई चीज हो रही है, अगर वो आपके नोटिस में ही नहीं है तो आपके लिए वो नहीं हुई है। राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। दैट्स नॉट हिप्नोसिस। अच्छा, ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि आप तो इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, वैसे नहीं समझ में आएगा। तो जनरल पब्लिक को कि अपनी अवेयरनेस कहां तक रखनी चाहिए कि वो ऐसी चीजों से बच सके? एक गोल्डन रूल, हाँ जी भाई, किसी अनजान से बात मत करो। और अब जमाना वक्त ऐसा हो गया कि आप हेल्प करते हुए भी प्लीज होश में रहो कि आप हेल्प जिसकी कर रहे हो उसको सच में हेल्प चाहिए या ये कोई स्कैम है। राइट। तो यही एक गोल्डन रूल है, अदरवाइज नहीं। कुछ भी हो सकता है। बहुत स्मार्ट आइडियाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आप तो ये मैंने पुलिस वाला एग्जांपल दिया, ऐसे ही बहुत लोग रिलीजियस कपड़ों में होते हैं, वो काले कपड़े पहन रखे हैं, लाल पहन रखे हैं, सफेद पहन रखे हैं, हरे पहन रखे हैं, और उनके पिच बड़ी शानदार है। वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो आपको आपकी वल्नरेबिलिटी पे ले जाते हैं, वल्नरेबिलिटी से ले जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे आपको सजेशंस में ले जाते हैं, और फिर आपसे वो डोनेशन कराते हैं। डोनेशन धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसका स्तर, फिर देखते हैं कि आपको किस लेवल तक तोड़ा जा सकता है, फिर वो आपके घर तक भी जा सकते हैं, आपके घर में रिचुअल परफॉर्म करना। दैट्स अगेन स्कैमिंग। मैंने अभी परसों 3 दिन हो गए, परसों ही मेरे पास एक मैसेज आया। मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आते हैं, और मैं अपने किसी स्टूडेंट के साथ बैठा था, तो मैंने केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ना बात करनी स्टार्ट की। परसों जो मैसेज आया वो ये आया कि हाय सर, आई नीड योर हेल्प। मैंने बोला बताइए। मोस्टली मैं रिप्लाई करता हूँ, तो मैंने बोला बताइए, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो वो लड़की थी, और उसका पहला सेंटेंस ही ये, क्या मेरी शादी मेरे करंट पार्टनर से होगी। और मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ भाई, ये हम लोग मेंटलिस्ट हैं, कोई भविष्य नहीं बता सकता इस तरह से। जो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेटिव साइंस है, लेकिन तब जब आपका भी उसमें उतना ही फेथ हो, जब आपने अपना डेटा तो दिया था, आपने अपना डेटा तो दिया, तो फिर ना
मैंने 2-3 घंटे में मैंने रख दिया, मुझे पता था मैं कुछ भी बात कहूंगा उसका कोई रिप्लाई प्रॉपर, उसको वही सुनना है, उनको वही सुनना होता है जो उनको सुनना होता है, करेक्ट। अदरवाइज वो मानते नहीं फिर। तो मैं स्टूडेंट के साथ बैठा था, मैंने बोला चल एक केस स्टडी बनाते हैं। मैंने उसको दिखाया, तो मैंने क्या करना चाहिए, तो कहता है गुरुजी जो आपको ठीक लगे, मतलब मेरे स्टूडेंट कोई सर भी बोलता है, कोई गुरुजी बोलता है, कोई भैया बोलते हैं, सब ऐसे ही दोस्त हैं सारे। तो गुरुजी जो ठीक लगे वो करो। तो मैंने बोला चल ठीक है। मैंने उसको बोला ओके गिव मी योर डिटेल्स, आपकी और आपके पार्टनर की। उसने फटाक से मुझे नेम, डेट ऑफ बर्थ। कितना वल्नरेबल है दुनिया, कितनी इजी हो गई है, दुनिया को लूटना कितना आसान हो गया है। उसे पता भी नहीं है वो किससे बात करे, मैं हूं या मेरी टीम है या मेरा कोई अकाउंट पे कोई और भी बात कर रहा होगा। उसने अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस सब दे दिया। मैंने कहा ठीक है मुझे कैलकुलेट करने दो। मैंने ब्लफ करना स्टार्ट किया। अच्छा क्योंकि मेंटलिस्ट है ना, तो पता है कि स्टेटमेंट्स कैसे रखी जाएंगी। तो मैंने कहा कि पिछले 2-3 महीने में कोई परेशानी आई है, पिछले हफ्ते, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब मुझे पता है कि वो पहले ही ये जानना चाह रही है कि क्या हमारी शादी हो जाएगी, इट मीन परेशानी से तो गुजर रही है। मैंने उसी की स्टेटमेंट को ऐसे करके यूज कर लिया कि पिछले 2 महीने में कुछ परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, राइट। तो उसने कहा हाँ सर, उसके पापा नहीं मान रहे। अब मुझे पता है आगे का स्टेप क्या है। उसके पापा नहीं मान रहे। मैंने कहा हाँ क्योंकि उनके पापा का कंसर्न है कि तुम अलग कास्ट के हो। कहती हाँ सर बिल्कुल यही है। अब मम्मी पापा तो मोस्टली इसी वजह से नहीं मानते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे शहर से हो, अहमदाबाद से हो, पढ़े लिखे शहर से हो, वहां पे अगर पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो कल्चरल डिफरेंस होगा। अब दोनों नाम मुझे डिफरेंट रिलीजन के नहीं लग रहे हैं, रिलीजन सेम है तो फिर कास्ट ही होगा। एज भी ठीक ठीक सी है तो कास्ट बचती है। अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन से देखें। फिर मैंने ब्लफ किया, फिर मैंने बोला लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़का भी थोड़े कम एफर्ट कर रहा है, वो भी अपने पापा को सपोर्ट करना चाहता है। तो कहती है हाँ सर मेरी तरफ से तो एफर्ट ज्यादा है, उसकी तरफ से कम। तो मैंने कहा बट वो अपने पापा को सपोर्ट कर रहा है ना, इस तरीके से देखो इस चीज को। और मैंने कहा फिर पिछले साल आई कैन सेंस पिछले साल कोई थर्ड एनर्जी भी थी बीच में। अब ये ना गोल स्टेटमेंट है, थर्ड एनर्जी। वो लड़की की तरफ से कोई हो सकता है, लड़के की तरफ से कोई हो सकता है, बीच में कोई ऐसे ही आ गया होगा। लड़की की माँ भी हो सकती है, लड़के का कहीं और अफेयर भी हो सकता है। तो कहती है यस सर। अब मैंने उसको 5-6 स्टेटमेंट्स बोली। एक मैंने उसको एक ब्लफ स्टेटमेंट करी। मैंने बोला लेकिन गलती, बुरा मत मानना, पर गलती आपकी तरफ से भी हुई है। एकदम से उसने रिप्लाई किया मतलब क्या गलती हुई है, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या गलती हुई है। सो तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये उस तरफ नहीं जाएगी कॉन्वर्सेशन। तो मैंने बोला तुमने बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया बात को। मैंने इस तरीके से, हाँ सर वो तो मैंने किया। तो मैंने कहा इतने कम टाइम में इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं कि उनके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है, राइट। तो उसने बोला सर 1 साल हो गया। अब मुझे पता है कि 1 साल के रिलेशनशिप में अगर तुम शादी के बारे में सोच रहे हो तो तुम दोनों के दोनों या तो इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो, या तुम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो और तुम्हें लग रहा है। और ये तब हुआ होगा कि तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे कि तुम किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहे हो और इस बार उसको खोना नहीं चाहते। कितने सारे डोर खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के। अब मैं यहां से इस कॉन्वर्सेशन को कहीं भी ले जा सकता था। मैंने एंड में बोला मार्च अप्रैल तक उसके पापा मान जाएंगे, तुम्हें कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। उसका रिप्लाई आया कि कब तक शादी होगी और रेमेडीज क्या करनी पड़ेगी। मैंने कॉन्वर्सेशन खत्म कर दिया। अब कितना आसान है। उसने मुझे देखा नहीं, मेरी उसकी फोन पे बात नहीं हुई, सिर्फ इंस्टा पे बात हो रही है। यही स्कैमिंग है। और क्या है स्कैमिंग? एग्जैक्टली। कहीं इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते और सब केवल चमत्कार का इंतजार करना चाहते हैं? सर जी आप ये वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। समाज में चल क्या रहा है, हम लोग चमत्कारों में यकीन करने वाले लोग हैं। हमें ये सिखा दिया गया है, रटा दिया गया है अलग अलग रिलीजियस बुक से, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग धर्म गुरुओं ने, माता पिता ने, टीचर्स ने, जो हमारे जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, ये सब से हमने अडॉप्ट कर लिया है।
प्लस इन्होंने हमें रटवा दिया है कि भगवान ही सब कुछ करेगा, मिरेकल्स होते हैं, भगवान चमत्कार करता है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि मैं अपने स्किल पे काम नहीं कर रहा, मैं एज अ मैन अपने अंदर क्वालिटीज इनकलकेट नहीं कर रहा, मैं एज अ मैन अपने आप को फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना रहा, और मैं इतना वीक और वल्नरेबल हो गया हूं कि अपने स्किल्स पे काम करने के बजाय मैं चमत्कार का रास्ता ढूंढ रहा हूं। नौकरी चाहिए, वो नहीं लग रही, कुंडली दिखा लो। शादी नहीं हो रही, कुंडली दिखा लो। तंत्र कराया किसी ने, टोटका हो गया किसी पे, गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। एक तो इंस्टाग्राम और ये सब भर गया है भाई साहब, वशीकरण की तो इतनी रीलें आ रही हैं, इतनी रीलें आ रही हैं। मैं कई बार मैं बहुत लोगों को ये मैसेज करता हूँ जो ये वशीकरण का दावा करते हैं कि भाई मेरे पे कर लो। देखो जो वशीकरण के जो दावे इस टाइप की जो रील्स होती हैं उनमें आप शेयरिंग देखो कितनी है, लाइक से ज्यादा शेयरिंग है। हर एक आदमी उनके लिए एक सोर्स ऑफ पब्लिसिटी बना हुआ है, किसी और को बता रहा है, 4 जनों को बता रहा है, भाई तू कर ले, भाई तू कर ले, भाई तू कर ले। सर जी ऐसे वाले भी मैंने देखा है। सामने एक लेडी ही बैठी है और वो कह रही है शादीशुदा औरत भी वश में हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। तुम कर क्या रहे हो? मतलब तुम्हें कोई शर्म है? तुम क्या कर रहे हो? क्या करना क्या चाह रहे हो तुम जनरेशन के साथ? exactly. सर करोड़ों में डाउनलोड्स हैं। किनके? ये जो एस्ट्रोलॉजी एप्स होती हैं, करोड़ों में डाउनलोड्स। भाई घर पे बैठ के सिर्फ ये देख रहे हैं, 500 रुपए में चैट कर रहे हैं, प्लीज मेरा एक्स वापस ला दो। मेरे पास अभी हर तीसरे चौथे दिन एक ऐसा मैसेज होता है। मेरे पास गुजरात से एक लड़की का मैसेज आया, हाय। मैंने कहा हाय। पहला सेंटेंस, क्या मेरा एक्स वापस आ सकता है? मेरा रिप्लाई, नो, नहीं आएगा, मत पड़ना इस चक्कर में। पर मुझे लगा कि मैं बहुत रूड और स्ट्रिक्ट हो गया हूं, तो मैंने कहा हुआ क्या एग्जैक्टली बताओ। उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड से मैं 4 साल में रिलेशनशिप में थी, उसने मुझ पर चीट किया, मैं उसके घर गई, मैंने उसे किसी लड़की के साथ पकड़ लिया, उसने मुझे मारा, पर फिर भी मुझे वो चाहिए। अब ये ना माइंड का प्रॉब्लम है, माइंड का। आप यहां से हील नहीं हो, आप इतना बुरा बिहेवियर झेलने के बाद भी उसमें पढ़ना चाहते हो। क्या आप एक और पैटर्न नोट कर रहे हैं इसमें सर, कि आज की जो जनरेशन है, ये टॉपिक से हम शायद दूर चले जा रहे हैं, आज की जनरेशन किसी अनजान आदमी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ कितनी इजीली शेयर कर रही है? क्योंकि वो अनजान आदमी हमें रहनुमा दिखाई दे रहे हैं ना। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। और ये अनजान आदमियों में ना 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो हेल्प कर रहे हैं आपकी, जो लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, उसमें से भी 90% वो हैं जो सिर्फ इधर से डेटा उठाया, उधर चिपका दिया, उधर से डेटा उठाया, उधर चिपका दिया। 10% वो हैं जो सीखे हुए हैं, जिन्होंने उससे कुछ अचीव किया है, जो वो शेयर कर रहे हैं। और दूसरे हैं फिर ये मिस्टिकल हेल्प वाले, ये जो कह रहे हैं। अब देखो ना, ये वाली फील्ड कितनी सेंसिटिव बात है और ये कितनी सेफ भी साउंड करती है ना। क्यों? आप ये टोटका करो, भगवान आपका भला कर देंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है अपने अंदर। भगवान यूज करके फेथ भी इन्वॉल्व कर दिया। फेथ इन्वॉल्व हो गया, आपके गार्ड्स वहीं डाउन हो गए। मैं कितने लोगों को बोल चुका हूं ये बात, वशीकरण भाई ये पॉडकास्ट मेरे पे कर लो भाई, मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मेरा एड्रेस चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोल देना, मेरा फोन नंबर चाहिए इंस्टाग्राम पे, भाई मेरे पे कर दो वशीकरण। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मारन, उच्चाटन, पता नहीं भाई क्या क्या टर्म यूज कर रहे हैं ये लोग। भट्टा बिठा दिया भाई इन लोगों ने। सर पर ये विद्याएं तो होती हैं। सर विद्याएं होती हैं, लेकिन देखो मैं अभी रिसेंटली ना, मैंने कुछ वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। बहुत पॉपुलर एक आदमी, 6-7 लाख सब्सक्राइबर वाला एक गुरुजी, महामंडलेश्वर। और वो क्या कर रहा है, वो ऐसे एक सिंपल ट्रिक करके हाथ में से रुद्राक्ष बना के एक लड़की को दे रहे हैं। तुम सीरियसली, तुम्हें ये करने की जरूरत है? तुम वो स्तर पे अपने आप को रख चुके हो, उसके बाद तुम ये चीप ट्रिक कर रहे हो। एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट में एक बाबा जी बैठे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हम तो गाली भी देते हैं भाई, हम तो मांस भी खा जाते हैं, हम तो मुर्दा भी खा जाते हैं। मेरे को नाम नहीं पता इन लोगों के और मैं देखता भी नहीं इनके नाम। मुझे चल रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है भाई, और अघोरी है, हम अघोरी हैं, हम घोरी, करो सब करो। फिर मैंने एक दिन उस आदमी को वीडियो में एक ट्रिक करते हुए देखा। उसने एक गुड़िया रखी और ऐसे मंत्र जाप किए और वो गुड़िया ऐसे घूम रही है और फिर वो दावा कर रहा है, क्यों बेटा देखा? फिर वो कह रहा है, क्यों बेटा देखा, घूम गई ना गुड़िया। मैंने कहा यार बाबा ये नहीं करना था। फिर बनाई मैंने वो, मैंने देखी आपकी रील, फिर बनाई मैंने वो। हाँ तो अब यही तो फर्क है कि मेरा जमीर जिंदा है भाई। मैंने तो नहीं पहने वो कपड़े,
मैं नहीं कर रहा, ना मुझसे ये हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कई बार सोच के हैरान होता हूँ, भाई ये लोगों को भगवान का कॉन्सेप्ट पता भी है कि नहीं, मतलब उनको डर है क्या कि किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। हमने न्यूज चैनल्स पे ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है जिनके आगे हजारों लोग माथा टेकते हैं, और जब वो वहां से एक्सपोज होकर जाते हैं, मेरे पास कितने ऐसे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, वॉइस नोट्स हैं, मैं नाम बताऊं तो आग लग जाए इंस्टाग्राम पे, और वो मुझे, भैया आपकी विद्या कमाल है, लेकिन रविंद्र भैया थोड़ा सा तो हम भी सीखना चाहते हैं। और आप उनको देखोगे ना, वो सो कोल्ड कहीं कहीं महामंडलेश्वर है आज वो, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए ना, बस। कहते हैं बस ये ट्रिक मिल जाए तो मैं लोगों का फेथ जीत लूंगा और मैं उससे पैसे कमा लूंगा। आपका अपना कोई ड्रीम होगा, आपके अपने कुछ सपने होंगे, आप अपने लाइफ में कुछ तो भी अचीव करना चाहते होगे, वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें बाधाएं आ रही हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा माइंड हमारे गोल के साथ अलाइन नहीं होगा, अगर हमारे ऑरा में कुछ बाधाएं रहेंगी, हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो एक बार चेक करते हैं, ये धागा उठाइए, मोली का धागा है, सूत का धागा है ना, कच्चा सूत, तोड़िए कहीं से भी, जहां से भी आपको मन करे, ठीक है, रख दीजिए। ओके, पानी मिलेगा क्या थोड़ा सा? ये धागा अपने हाथ में रखिए, इसकी एक छोटी सी बॉल बना के अपने हाथ में रखिए ऐसे। रोल कर लूं? हाँ हाँ, रोल करके आराम से, ठीक है। ओके, ऐसे अपने हाथ में रखिए और इसकी तरफ देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, अब मुट्ठी बंद कर लीजिए, और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, खुद को करते हुए देखना चाहते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए, आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं सोसाइटी की तो उसके बारे में सोचिए, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक टू अचीव, उसके बारे में सोचिए। ओके, ओपन योर आइज। तो अभी हम चेक कर लेते हैं आपके गोल और आपके ऑरा में कोई रुकावट तो नहीं है। इसको भिगोइए, ऐसे गीला कीजिए, ठीक है। अब देखिए, नाउ अपना हाथ दीजिए, मेरे हाथ के ऊपर रखिए ऐसे, ओके, और मेरी तरफ देखिए, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। ओके, छोड़ दीजिए। ऐसा है राहुल भैया, आपकी डिफेंडर तो आ जाएगी और आप इतना भी पैसा कमा पाओगे कि आप डोनेशन कर पाओगे, चैरिटी कर पाओगे, लोगों की हेल्प कर पाओगे, एक अच्छा अपनी फैमिली को एक अच्छा काम, आप अच्छा मतलब सेफ्टी दे पाओगे, दोनों बेटियों के लिए अच्छा कर पाओगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसी बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो पिछले 4-5 सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, पर्टिकुलरली 2019, 20, 21 में कुछ ऐसे हुए हैं, 20 तो खैर छोड़ दीजिए, पर 2000 पर आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पेन है जैसे किसी के जाने का। आप जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी आंखों में जो ये मैं इमोशंस फील कर पा रहा हूँ, आपका कोई अपना जिसको आप मिस करते हैं, आई डोंट नो क्या आपका उनसे कनेक्शन है, बट मुझे सुनाई दे रहा है जैसे आप किसी को बिल्लू कह के बुला रहे हैं। क्या है, कौन है? बहुत कुछ समझ रहा हूँ सर मैं, पर इसके लिए आपको अपने आप को खाली करना होगा पहले। जो लाइफ से जा चुका है वो आपके साथ हमेशा सिर्फ मेमोरीज और इमोशंस में है, उनकी कही हुई बातें, सिखाई हुई बातें आपको याद रह सकती हैं, जैसे कैसे वो आपके स्टडी में साथ होना, हंसी मजाक करना, दोस्तों की तरह बातचीत करना, वो सब चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी। और जब भी आपको लाइफ में लगे कि आपको कुछ चीज़ें अचीव करने में परेशानी आ रही है, तो थिंक अबाउट योर फ्रेंड, थिंक अबाउट योर फैमिली, एंड आपकी ड्रीम कार है डिफेंडर,
राइट, आप वो लेना चाहते हैं, वो मिल जाएगी आपको। आप बस अपने आप को अंदर से खाली कीजिए। जो डोनेशन करने के लिए, जो चैरिटी करने के लिए आप लाइफ में सोचते हैं, जितना भी आपके पास है, जितना आप अभी कर रहे हैं उतना ही करते रहिए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। और मुझे अभी भी फील हो रहा था कि कोई ब्लॉकेज है, मैंने वो ब्लॉकेज निकाल के यहाँ हाथ में रख ली है, आप देखेंगे। ये ब्लैक हो गया पूरा। अब सर ये सब ट्रिक्स हैं, सब ट्रिक्स है। सो बट इफ आई गो, मैं आपको ऐसे प्रूव कर दूं कि भाई आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, आपके ऑरा में था, ऐसा था वैसा था। हाँ ऑफ कोर्स माइंड रीडिंग वाला पार्ट था जो मैंने यूज किया, बट ये गेम इसके साथ जो मैंने क्रिएट किया, माइंड रीडिंग के अलावा जो मैं समझाऊं मैं बता रहा हूं, और वो ये है कि मेंटलिज्म, जैसे सर ने कहा था, एंड ही इज सच अ जेन्युइन पर्सन कि ये अगर मैं गलत होऊंगा तो बोल देंगे और सही होऊंगा तो भी बोल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने यूज किए। जैसे इन्होंने बिल्लू एक वर्ड यूज किया। बिल्लू मेरा एक बहुत पुराना, बहुत क्लोज फ्रेंड था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्होंने चैरिटी वर्ड यूज किया। अभी जब मैंने ये मौली हाथ में रखी थी और उन्होंने कहा अपना कोई ड्रीम सोचो, तो मैंने सिर्फ चैरिटी सोचा था, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं देखता हूं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है सच में, और मेरे मन में आता है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम इनकी सेवा कर पाए। मदद वर्ड नहीं यूज मैं कर रहा हूँ, सेवा कर पाए। और भगवान किसी ना किसी को तो माध्यम बनाता है, तो मेरे को क्यों ना बनाए, ऐसी मेरी अपनी सोच है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जब मैंने मौली हाथ में पकड़ी और सर ने कहा अपना ड्रीम सोचो, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वर्ड यूज किया। डिफेंडर मैंने उसमें नहीं सोचा, बिल्लू मैंने इसमें नहीं सोचा। मैं एक पेपर और खोलना चाहूंगा कि ऑफ कैमरा जब हम बात हो रही थी तो सर ने मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी जिसमें लिखी जाए। उसमें एक ओल्ड फ्रेंड का नाम भी है बिल्लू, इसमें मेरी ड्रीम कार भी है डिफेंडर, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे मेरे पापा अब दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, तो सर ने वो वाला कार्ड भी खेला। और ये सारे इन्होंने मेरे को क्वेश्चंस दिए थे, मैंने लिखे थे, और फिर इन्होंने कहा ये पेपर आप अपने पास रख लो। इस पेपर के नीचे कुछ और पेपर्स भी थे। इन्होंने मेरे को अपना पेन दिया था। मेरी समझ में ये आ रहा है, मैंने जब सिर्फ चैरिटी बोला तो इसमें बिल्लू कैसे आया और डिफेंडर कैसे आई, क्योंकि उसके नीचे जो पेपर थे, उस इन्होंने पेन भी मेरे को दिया, उसके नीचे कहीं ना कहीं वो मार्क्स गए होंगे जो शायद इन्होंने पढ़े। तो ये मेंटलिज्म की ट्रिक है। तो हम लोगों को, हालांकि हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं था, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी, हर जगह चमत्कार ना ढूंढे। Yes. Am I right? आई एग्री, बिल्कुल एग्री। लेकिन मैं बस ट्रिक के स्पष्टीकरण में यही कहूंगा कि वो पेपर्स का मुझे आइडिया नहीं है, वी डू सम डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ये बात सच है कि मैं क्लियरली बोलता ही हूँ कि भाई ये सब ट्रिक्स ही हैं, Right. हम ट्रिक्स ही यूज कर रहे हैं। तो बेटर यही होता है कि जब आप चमत्कार ढूंढने जाते हो ना, तो आपको जो सामने वाला मिलेगा वो चाहे ऐसी कोई ट्रिक करके दिखाए जो आपको समझ में आ जाए, या ऐसी कोई ट्रिक करके दिखाए जो आपको समझ में नहीं आए, पर ट्रिक ही होगी 110%। राइट। आप अब इसमें ना कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं रियल चमत्कार होते हैं। देखिए, चमत्कार तब तक चमत्कार होता है जब तक आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। राइट। जिस दिन वो डिकोड हो जाएगा, आप उसको साइंस का ट्रिक हो जाएगी। दूसरी बात, एक ना हम लोगों के अंदर ना एक हमारा, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो बहुत पर्सनल मैटर होता है, रिलीजन हमारी आइडेंटिटी का पार्ट होता है। तो जब भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स पे किसी का क्वेश्चन मार्क उठते हुए हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। ट्रिक को एक्सप्लेन करने के बाद भी बहुत लोग, जैसे वो मेरी, और आप इसको डिस्क्लोज करना चाह रहे थे ना, आपने मेरे को बोला ये धागा है, मौली है, लेकिन आपने इसे धागा बोला। हाँ। अगर आप किसी और कलर के कपड़ों में होते, हाँ, और आप इस मौली की जगह एक भभूत रख देते, हाँ, और उसमें कह देते, किसी बाबा का नाम बोल देते कि ये बेटा वहां से धुनी है और ये भभूत है, हाँ। तो इसका इम्पैक्ट किसी और लेवल पे चला। मैं तो यही एजेंडा लेके चला था कि भाई माइंड पे काम करो, माइंड ठीक रहेगा। पर मैंने देखा कि भाई माइंड पे काम तो इंसान तब करे ना जब वो करना चाहता हो। फिर मैंने सवाल किया, क्यों नहीं करना चाहता? वो इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसको चमत्कार में यकीन है। चमत्कार में यकीन है तो मैं भी चमत्कार करके देखता हूँ, क्या इससे काम हो जाता है। मैंने चमत्कार टटोलने शुरू किए, फिर समझ में आ रहा है चमत्कार तो कोई कर ही नहीं रहा है,
ये तो आपके बिलीफ सिस्टम को आप ही के लिए यूज कर रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो मेरा मिशन हिप्नोसिस और माइंड से धीरे धीरे अपने आप उस तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेंध लगी हुई है जहां से अंदर जो हिट कर रही है हिट कर रही है। अब कमिंग बैक टू हिप्नोटिज्म में सर आपके कॉन्शियस माइंड का कितना रोल होता है और सबकॉन्शियस माइंड का कितना रोल होता है? सर हम सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में झूलते रहते हैं। देखिए क्या है, हम लोग 90% सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस का सेंटर है। सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख रहा है, आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, आप सो रहे हो फिर भी आपकी बॉडी जिंदा है, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपकी हॉबी, हैबिट्स, आपके जितने भी पैटर्न्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहे हैं। इमोशंस वहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। रिलीजियस बिलीव्स, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, आपकी जितनी भी ग्रोथ है वो सब सबकॉन्शियस माइंड से हो रही है। कॉन्शियस माइंड आपका गाइड है। समझिए कि कॉन्शियस माइंड जो है वो शिप को चलाने वाला कैप्टन है, सबकॉन्शियस माइंड उसकी लेबर है। कॉन्शियस माइंड गाइड करेगा, लेकिन अगर लेबर ही रिबेल कर दे कि भाई हम तो नहीं चलाएंगे, बाकी क्रू ये कहते हैं हम तो शिप नहीं चलाएंगे, तो कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल संबंध होता है। जो कॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। आपके लॉजिक्स जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि लॉजिक जरूरी नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लॉजिक्स को प्रोसेस करता है, उसको इमोशनल बनाता है कि ये इमोशंस बनाने लायक है कि नहीं है। जैसे लॉजिकली तो आपको पता है कि आपको वेट लॉस करना है, लेकिन इमोशंस कह रहे हैं कि यार सर्दी में नींद अच्छी लग रही है, यार उठ जा भाई, अभी क्या करेगा, उठ के थोड़ी देर और सो जाते हैं। लॉजिकली आपको पता है कि आपको मीठा नहीं खाना है अगर कोई डायबिटिक है तो, लेकिन इमोशंस है ना, अंदर एक पैटर्न बन गया है कि भाई अब तो मीठा खाना ही खाना है। तो वो तब टूटेगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे काम करोगे, और ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। कॉन्शियस माइंड भी सपोर्ट करता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हिप्नोसिस कोई चमत्कार है, ऐसा करते ही मैं ऐसे किसी को स्लीप बोलूंगा वो सो जाएगा और फिर जब वो आंखें खोलेगा ट्रांसफॉर्म होगा। तो सर होते हैं ये जो होता है, ये केवल जो चुटकी है, ये ट्रिक का एक पार्ट होता है? ये थोड़ा सा अथॉरिटी का पार्ट है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। देखिए मैं आपको कोई चीज सजेस्ट करूं, आप उस सजेशन को क्यों मानेंगे अगर आपको मैं अथॉरिटी नहीं लग रहा? तो आपको एक छोटा सा बच्चा आके कुछ सजेस्ट करे या कोई ऐसा सजेस्ट करे जिसको आप वो लेवल का मानते ही नहीं कि सजेस्ट कर पाए, आप नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ क्लोज योर आइज एंड स्लीप, ये अथॉरिटी है। तो हिप्नोसिस में हम लोग जो चुटकी यूज करते हैं ये अथॉरिटी होता है, ये अथॉरिटेटिव एक नेचर है, उसके लिए होता है। तो पॉइंट ये है कि मिरेकल नहीं होगा ऐसे करने से। लॉजिकल माइंड को भी समझना जरूरी है, उसको भी कन्विंस करना जरूरी है। हाँ, रिजल्ट आने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन दोनों जरूरी है। अब आप यूं कह रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा कौन सा कंट्रोल, जो ज्यादा कौन सा यूज होता है? तो भाई जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, लॉजिकल काम कर रहे हैं, थिंकिंग और प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहे हैं। जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जब हम इमोशंस में खोए हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम कोई किसी को याद कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम सब कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होते हैं। तो जब आप मेरे साथ हिप्नोसिस करते हैं तो आप मेरे कॉन्शियस माइंड के थ्रू मेरे सबकॉन्शियस को भी गाइड करते हैं? मैं, क्योंकि कॉन्शियस दरवाजे पे खड़ा हुआ बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो अंदर जाने नहीं देगा। कॉन्शियस माइंड आपकी रक्षा के लिए बना है ना, वो आपका क्रिटिकल माइंड है, वो सोचता है, एनालिसिस करता है, कैलकुलेशंस करता है। मैं आपको कह दूं कि ये ब्लेजर उतार के यहाँ रख दीजिए, टी शर्ट उल्टी करके पहन दीजिए, आपका लॉजिकल माइंड कहेगा ना ये क्या बेवकूफी है, राइट? लेकिन मैं सडनली आपको बोलूं कि अंदर मेरे को सांप दिखा, मतलब मैं एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दूं कि आप बिना सोचे समझे एकदम से ब्लेजर उतार के झाड़ना चालू कर दें, दैट्स फियर, राइट? लेकिन वो भी लॉजिकल माइंड से ही अंदर जाएगा। लॉजिकल माइंड उसको प्रोसेस करेगा पहले, क्रिटिकल माइंड उस थॉट को प्रोसेस करेगा पहले, तब उसके बाद आपका माइंड आगे चलेगा। तो लॉजिकल माइंड को गार्ड है वो, उसको पहले, उसको 2-3 तरीके से हम कन्विंस करते हैं, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ। पहला, या तो आप उसको कोई लालच देते हो। लालच क्या कि उसको कन्विंस कर देते हो लालच देके कि देखो अगर तुम ये सजेशंस मानोगे तो तुम्हारी लाइफ इस वे में ट्रांसफॉर्म होगी। दूसरा तरीका होता है हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं भैया वहां पे आग लग गई है, और आप वो दरवाजा छोड़ के जाते हो और आप दरवाजे में घुस जाते हो। सो ऐसे ही है। तो लॉजिकल माइंड को या तो डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो कि हिप्नोटिस्ट भी यूज करते हैं, या फिर जो मैंने स्कैमर्स बताए आपको, ये लूटने वाले या स्कैम करने वाले, सोना चांदी का स्कैम करने वाले, डिस्ट्रैक्शन, सीवियर एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन, या फिर कन्विंस करना, सरेंडर कराना, ये आ जाते हैं फिर हमारे गुरुज, हमारे ट्रेनर्स, हमारे ये हीलर्स या फेथ हीलर्स,
मौलवी, मौलाना, ये वो लोग हैं जो आपको कन्विंस करते हैं कि यहाँ दिमाग नहीं लगाया जाता, धर्म के मामले में दिमाग नहीं लगाया जाता। मतलब तो ये दो तरीके हैं और ये दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे खतरनाक हैं। तो मैं अगर आपको इस लेवल पे कन्विंस कर लूँ तो फिर कुछ भी करा सकता हूँ। देखो आप, लोग मर जाते हैं भाई रिलीजन के मामले में, लोग अपने बिलीफ के लिए मर जाते हैं। मैंने एक बात गौर करी सर, आप ना इमोशंस को बहुत अच्छे से डिकोड करते हैं और आप बहुत सारे मतलब जो हमारा माइंड है वो चल तो इमोशंस भी रहा है, माइंड भी, सबकॉन्शियस माइंड भी और हार्ट भी। Right. हम बेसिकली तो हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग जो लीड होते हैं वो इमोशंस पे ही होते हैं और आप इमोशंस को बहुत अच्छे से डिकोड कर रहे हैं। कहीं फियर है, कहीं कमांड है, कहीं अथॉरिटी है, ये सब वर्ड्स आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और इन्हें डिस्टिंग्विश करना आप जानते हैं। तो जो हमारा पर्पस बिहाइंड द पॉडकास्ट है, हम चाहते हैं कि वी शुड ऐड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ अ व्यूअर, Right. उन्हें हमारे से कुछ इंटेक मिलना चाहिए और जो मेरे को लग रहा है आपका भी वो इंटेंट बहुत क्लियर है। Right. तो हम ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको हम यूज करके अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं? देखिए सर, एक सबसे वंडरफुल इमोशन मुझे लगता है वो लगता है एक्सेप्टेंस। इतना पावरफुल इमोशन है, इतना पावरफुल इमोशन है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो चीजें ट्रांसफॉर्म होने लग जाती हैं। अब एक्सेप्ट कैसे करना है? अपनी मिजरी को एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मैं तो करीब ही हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, वो वाली एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस विद एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, आपको किसी से जलन है कि यार ये मुझसे अच्छा हिप्नोटिस्ट है, तो आप जेलसी में अंदर अंदर जलते रहोगे। अब एक्सेप्टेंस विद ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस एंड लर्निंग। मैंने एक्सेप्ट कर लिया यार ये बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट है, इसके जैसा करना है कुछ। अब इंस्पिरेशन आनी स्टार्ट होगी, जेलसी इंस्पिरेशन में कन्वर्ट होगी। कैसे हुई? एक्सेप्टेंस विद एक्शन, अप्रोच जो थी हमारी। अच्छा, ऊंचाई पे खड़े होकर डर लगता है। When you accept कि मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ और मेरे ऊपर एक मोटी सी रस्सी बंधी है क्योंकि बहुत लोग गिरते हैं, दिस इज कॉल्ड बंजी जंपिंग, इट बिकम्स थ्रिल। राइट। तो फियर ऑफ फॉलिंग डाउन बिकम्स थ्रिल कब? एक्सेप्ट करने के बाद, एंड देन टेकिंग एन एक्शन टुवर्ड्स इट। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब मेरी करंट सिचुएशन ये है, हो गया धोखा, हो गया बिजनेस में लॉस, चले छोड़ गया बंदा मेरे को, बंदी मेरे को, टूट गई मेरी शादी, या इस डील में नुकसान हो गया, मेरा वेट बढ़ गया, मैं ऐसा ये जो भी व्हाटएवर योर करंट सिनेरियो, एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाहर कैसे जाना है, यहां से देखना चालू करो। सो एक्सेप्टेंस सबसे पहला, ये आपको ईज डाउन करता है। दूसरा इमोशन सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता है, वो लगता है फॉरगिवनेस। ओके। क्या होता है कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि यार कोई बात नहीं, उसने तेरे साथ जो भी किया उसको माफ कर दे, आप उसको माफ जब तक नहीं करते हो तो आपका माइंड हमेशा रास्ते ढूंढता रहता है, या तो बदला लेने के या अपने स्ट्रेस को कम करने के। लेकिन रीजन क्या है? रीजन है कि आप अंदर हर्ट फील कर रहे हो और उसके लिए आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब एंगर आपने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, एंगर या रिजेंटमेंट कुछ तो भी होल्ड करके रखा हुआ है आपने, और उसकी वजह से वो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रखेगा आपका दिमाग। क्योंकि एंगर मतलब थ्रेट, एक ऐसा अनसर्टेन इमोशन कि अब कुछ भी हो सकता है, जबकि वो घटना 3 साल 5 साल पहले हो चुकी है। राइट। लेकिन जब जब आप एंगर फील कर रहे हो, आपका दिमाग फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चला जा रहा है, और फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जाते ही इसके बॉडीली रीजंस भी होते हैं ना, फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जाते हो, आपका वेगस नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपका ग्लूकोज स्पाइक बढ़ जाता है, आपका थायराइड ग्लैंड्स हैं उसके अंदर इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका लीवर का फंक्शनिंग, आपके किडनीज की फंक्शनिंग, वेगस नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो आपके सिम्पथोमेटिक सिस्टम, पैरासिम्पथोमेटिक सिस्टम, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे वो एक्टिव होता है, आपके जो नॉर्मल सिक्रीट करने वाली, जो ग्लूकोज सिक्रीट करने वाला जो आपका लीवर था, आपकी जो किडनीज थी, जो नॉर्मल रेट पे चल रही थी, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट पे चल रही थी, वो सडनली एकदम गुस्से में आ गई। अब जैसे गुस्से में आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। तो दिन में 10 बार अगर आप अपने आप को ये स्पाइक दे रहे हो तो आप बीमारियों को भी इन्वाइट कर रहे हो। तो फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको हेल्दी होना है, आपको अपने दिमाग को रेस्ट एंड डाइजेस्ट पे लेके आना है। दूसरा बंदा गया, वो चैप्टर जा चुका है, वो कहानी खत्म हो चुकी है।
मतलब forgiveness is for for yourself, yourself. not for the other. लोग मोस्टली ऐसा बोलते भी हैं कि forgiveness is for yourself, बट मुझे लगता है कि मेन रीजन जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप नहीं कर पाते. Forgiveness is for yourself because it's harming your body. और ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये बॉडी को अफेक्ट कर रहा है. बिकॉज वट एवर यू थिंक इट कम्स विद एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी. आप दुनिया का कोई भी यूजलेस से यूजलेस थॉट ले लो, उसके अंदर जैसे ही इमोशन इन्वॉल्व होंगे, इमोशन इन्वॉल्व होते ही आपकी बॉडी पे वो आएगा, क्योंकि इमोशंस एंड बॉडी एक दूसरे पे बंधे हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है. कई बार आप सुबह उठते हो और आप देखते हैं कि आप अचानक से खुश हैं और कोई पूछता है क्या हुआ, आप कहते हैं पता नहीं, बस ऐसे ही नींद अच्छी आ गई होगी या कुछ और होगा, पता नहीं हुआ क्या है. आपको या तो नींद अच्छी आई है या आपका डोपामिन या सेरोटोनिन का उस वक्त सुबह सुबह बैलेंस है, और इतना अच्छा बैलेंस है कि आपकी बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है, आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिदम है वो बढ़िया है. आपको पता ही नहीं, आप बस खुश हो जैसे छोटे बच्चे होते हैं बिना किसी रीजन के, क्योंकि प्रेशर नहीं, स्ट्रेस नहीं है. और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं मैं 12-12 घंटे सोता हूँ उसके बाद भी शरीर थका रहता है. वो नींद वो रिजल्ट दे ही नहीं रही जो नींद से मिलने चाहिए. उनकी बॉडी की जो इमोशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो सर्काडियन रिदम है, वो सब डिस्टर्ब है. तो इस वजह से ऐसा हो रहा है. तो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब इसलिए, ये दोनों इमोशन इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ करनी है. So learn to accept your scenarios with a positive approach and work, and then learn to forgive people. ये दो इमोशन बहुत बढ़िया लगते हैं. तीसरा एक मुझे लगता है सेल्फ लव. मैं सेल्फ लव पे बहुत सारी बातें ना करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि treat every organ of your body as your own child, internal and external. हाथ, पैर, पेट, आंखें, treat every organ of your body as your own child. बस. अब उसको अगर पेन हो रहा है तो उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक बच्चे को सहलाते हैं, जैसे एक बच्चे को समझाते हैं. वेट बढ़ रहा है तो आप रोज अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. ये सबके साथ होता है, और क्योंकि हमारी अप्रोच ऐसी रही है. मेरे साथ भी कभी ऐसा अचानक से वेट बढ़ जाता था, तो ये चीजें होती हैं. देन आपको होश में आना पड़ता है एकदम से, भाई क्या कर रहा है. मैं अगर किसी पे हाथ उठाता हूं तो वो उसको डिफेंड कर सकता है. मैं किसी के घुटने में दर्द है, हाँ, उसे तकलीफ है, वो इसको एक्सेप्ट कर ले कि यार मेरे घुटने को बहुत दर्द है, पर जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, ट्रीट योर बॉडी एज योर चाइल्ड. बच्चा है, बच्चा खराब है, पढ़ नहीं रहा, अच्छे नंबर नहीं आए, 1 मिनट डांटोगे लेकिन आप ही का बच्चा, उसे अपनाओगे. तो अगर घुटने में दर्द है तो हम अपने घुटने को कहें यार आई थैंक यू, तू कितना अच्छा है, थोड़ी बहुत तकलीफ है मगर तेरे सहारे में इधर जा पा रहा हूँ, इधर आ पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ. तो क्या वो दर्द कम हो जाएगा? आपने अप्रोच चेंज, सबसे पहले तो आपने अप्रोच चेंज एक्सेप्ट किया, पहले एक्सेप्ट किया. दूसरा आपने फिर हमने उसे लव दिया. हाँ, क्या होता है कि एक ये 3 मैजिकल फ्रेज हैं. आई लव यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई नीड यू. ओके. ये आप किसी भी बॉडी पार्ट को बोल के देखिए जहां पेन हो रहा है, आपको इंस्टेंटली वहां रिलीफ फील होगा. उसका रीजन ये है, आपकी अटेंशन उस तरफ जाती है. जैसे ही आपकी अटेंशन उस तरफ जाती है, आपका ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो उस हिस्से में तेज हो जाता है. आपके जो पेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे बताते हैं आपके ब्रेन को कि आपको यहाँ चोट लगी है. वो बार बार उस अटेंशन को, आपके अटेंशन को इस घुटने की तरफ कैसे ला रहे हैं, वो बार बार उस एरिया के ब्लड फ्लो को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है. तो वो ब्लड फ्लो और जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको के ब्रेन तक न्यूरो सिग्नल भेज रहे हैं, वो बता ही तो रहे हैं इस तरीके से. आप अब कॉन्शियसली अपने अटेंशन को वहां लेके जा रहे हो. जब आप कॉन्शियसली, इसीलिए जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो पेन खत्म हो जाता है. हम क्या बोलते हैं, चल तू ध्यान मत दे इस पे, पेन ठीक हो जाएगा. और कुछ टाइम के लिए ऐसा फील होता है कि किसी काम में इतना मसरूफ हो गए कि पेन पे ध्यान नहीं गया. राइट. तो इसका मतलब एनर्जी फ्लोज वेयर द टेंशन गोज. तो अगर आप यहाँ अटेंशन ले गए, अब आपने इंटेंशन भी डाल दी इसमें. और ये भी हवा हवाई बात नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, आप करके देखिएगा. जब ब्लड फ्लो आपका उस तरफ बढ़ता है, आपकी एनर्जी उस तरफ बढ़ती है, आपकी एक्सेप्टेंस के साथ, केयर के साथ, लव के साथ बढ़ती है, यू इंस्टेंटली फील रिलीफ. आपको बस इतना ही कहना है, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई नीड यू. आई नीड यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को मोस्टली कहते हुए सुनता हूँ, सर फट रहा है यार मेरा. सर फटना इज अ वेरी वर्स्ट थिंग. कैन यू इमेजिन योर हेड एक्सप्लोडिंग. सर फट रहा है मेरा. एक तो यार ये ना बस भगवान उठा ही ले, बस मैं ऐसी बातें सुनता हूँ मैं लोगों के. राइट. तो यू कैन नॉट ट्रीट योर बॉडी लाइक दिस. सर पेट में दर्द होता है, लोग कहते हैं मेरे पेट में तूफान आया हुआ है. हाँ, अब तूफान कितना बड़ा वर्ड है.
आप गुड़ भी कह सकते हो, अनइजीनेस भी कह सकते हो। आप इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए। डिप्रेशन और बहुत फिर आप पॉपुलर वर्ड हो गया। यस, I'm डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ, छोटे छोटे anxiety, बच्चे, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे, सर एंजाइटी हो रही थी। यार एंजाइटी मतलब इज इट अ गुड वर्ड यू आर यूजिंग? नो, नॉट एट ऑल। एक और चीज है, आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि थोड़ा बहुत परेशानी है पर मेरे घुटने मेरे को हेल्प कर रहे हैं यहाँ से वहां ले जाने में। तो इसको ना हम सबलिमिनल थेरेपी, एक थेरेपी होती है, उसमें हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग अनईजी टुडे, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। वाओ, व्हाट अ पावरफुल लाइन, आई वांट यू टू रिपीट इट। तो जब हम ऐसे कहते हैं कि आज मेरा मूड खराब है, नहीं, मेरे अंदर का एक हिस्सा थोड़ा सा उदास है, बाकी सब मजे में। अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग सैड टुडे, एवरीथिंग इज ओके। आपने मेरा दर्द को अलग करना चालू कर दिया। समझ रहे हैं, मैं डिप्रेस्ड हूं, नो, अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग सैड टुडे, राइट। अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग एंग्री टुडे, अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग अनईजी टुडे। आपने तकलीफ को अपनी बॉडी से अलग कर दिया। 90% अच्छा है, आपने इसे एक्नॉलेज कर लिया। यस, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आज जैसे पॉडकास्ट के लिए आना था तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो और आज 2-3 पॉडकास्ट हैं, तो पहले मेरे मन में आया यार गड़बड़ हो गई। फिर मैंने अपने आप को सही थॉट्स दिए। मैं कहा आज मेरे साथ सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, या तो दिन अच्छा होगा या बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, राइट, बिल्कुल यही है। तो सर जैसे अब हम माइंड पे आ गए और आप औरों के माइंड्स कंट्रोल करते हैं, वो आपकी विद्या है और आप उसमें माहिर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे और अच्छे से अपने रिजल्ट्स ला सकते हैं। ओके, व्हाट आई एम टॉकिंग इज, आई एम टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। तो सब जानते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत सारे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं। मैं जानना चाहता हूँ जो आपकी विद्या है उससे हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे और एम्पावर कर सकते हैं। देखिए, हिप्नोसिस जो है, बेसिकली हिप्नोसिस एक बॉडी टर्म है। आप कोई भी हीलिंग बात की बात करें, थीटा हीलिंग बोलें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलें, आप एनएलपी बोलें, ये सब हिप्नोसिस की ही ब्रांचेस है। हिप्नोसिस की एक या एक से ज्यादा 2-3 टेक्निक्स को मिला के बनी हुई ये थेरेपीज हैं या ये स्किल्स हैं। अब करना क्या होता है कि लोगों को लगता है हिप्नोसिस वर्ड जो है बड़ा नेगेटिव है, इसका मतलब होता है माइंड कंट्रोल, जबकि माइंड कंट्रोल नहीं होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, गाइड करना होता है। अब एक क्विक इंस्टेंट टेक्निक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इंस्टेंटली खुद को सेल्फ हिप्नोसिस में ले जाना चाहते हैं, सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल। सो अपनी पूरी बॉडी को आप ऐसे बैठिए और एक एक बॉडी पार्ट को स्टिफ कीजिए, ऐसे स्टिफ स्टिफ स्टिफ, दोनों पैरों को स्टिफ, दोनों हाथों को स्टिफ। और जैसे मैं कहूंगा रिलीज, आप पूरी बॉडी को एकदम से रिलीज कर देंगे, पूरी तरह से सोफे पे छोड़ देंगे, आंखें बंद रहेंगी, रिलीज। एंड नाउ ध्यान दीजिए आपके दोनों पैरों में रिलैक्सेशन कैसे ट्रैवल कर रही है। ध्यान दीजिए स्टमक में कहाँ है, ध्यान दीजिए हाथों में कहाँ है, ध्यान दीजिए नेक में कहाँ है, और ध्यान दीजिए कि आपके फेस के मसल्स में कहाँ है। फील द रिलैक्सेशन। एंड फिर से टाइट, स्टिफ 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 स्टिफ। इस बार पहले से भी ज्यादा लूज कर देना है, ऐसे कर देना है जैसे कि आपकी कमर जेली से बनी है, जैसे कि आपकी बॉडी एकदम लूज हो गई है। रिलीज, मोर एंड मोर रिलैक्स, दैट्स राइट। नाउ पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि आपकी ब्रीदिंग अपने आप रिलैक्स होती जा रही है। स्टिफ, टाइट 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 टाइट, टाइटर टाइटर टाइटर, और इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, that's right, more and more relax, more and more relax, going deeper down into wonderful state of relaxation, more and more relax. And now pay attention on your eyelids, और देखिए कि सबसे पहले आपकी eyelids को रिलैक्स कीजिए, और अब अपने मन में 10 से लेकर 1 तक गिनते गिनिए, और हर उल्टी गिनती के साथ खुद को और ज्यादा रिलैक्स करते जाइए। That's right. That's right. और जैसे आप 0 पे पहुंचेंगे,
अपना ड्रीम अचीव करते हुए देखिए खुद को। अपनी आइडियल हेल्थ में देखिए खुद को, आइडियल शेप में देखिए खुद को। That's right. And now on my count of 3, you can open your eyes. 1, 2, 3, open your eyes. मतलब मेडिटेशन में जो इतनी लंबी जर्नी होती है आपने मेरे ख्याल से 3 मिनट में करा दी हो। क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि बॉडी और माइंड दोनों एक साथ जब चलते हैं, सॉरी, क्योंकि जब माइंड एंड बॉडी एक साथ चलते हैं तभी अच्छा रिजल्ट आता है। अब देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप माइंड के जरिए धीरे धीरे एक एक पार्ट को रिलैक्स करते जाते हो और फिर बॉडी को पूरी तरह से शिथिल करते हो, रिलैक्स करते हो। एक प्रोसेस होता है जो नेचुरली ओकर होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप थके हुए हो, वो जो नींद है वो नॉर्मल नींद से ज्यादा गहरी होती है। तो इसका मतलब अगर हम बॉडी को एकदम से थकाएं, टायर्ड करें, एकदम स्टिफ करें और रिलैक्स करते हैं तो बॉडी इंस्टेंटली रिलैक्स होती है। सर क्या ये थीटा स्टेट थी? अब आप किस लेवल के अनुभव कर पा रहे थे उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज इसके लिए हमें फिर ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर हम तब समझ पाते हैं बेटर। लेकिन हाँ, अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें और इसको टेस्ट करना चाहें तो जैसे मैंने आपको कहा अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए, और अगर उसके बाद मैं कहता कि आपकी आंखें स्टक हो गई हैं और अगर वो स्टक हो जाती हैं या आपको इतना स्ट्रांगली फील होता है कि ये बिल्कुल ही स्टक है, तो हम थीटा में शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। मोस्टली क्या होता है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को लगता है अल्फा या थीटा में बॉडी ऐसे कुछ दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। ये ब्रेन की एक स्टेट है। आपने कितने योगियों के बारे में सुना होगा जो बैठे इसी मुद्रा में, लेकिन वो पता नहीं कितने दिन से बैठे हैं, राइट। तो अगर थीटा की अल्फा की पहचान ये है तो नहीं, ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते हम इसको। ये आपकी अपनी कंसंट्रेशन से पता चलेगा कि आप एक थॉट पे कितने देर तक टिक पा रहे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है खुद को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये एक विधा है, ये करते करते आती है, इंस्टेंटली नहीं। लेकिन ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, तो अगर कोई इंस्टेंटली करना चाहता है, खुद को सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी एक चीज और है कि मैं आपको मेरी एक प्रीवियसली रिकॉर्डेड क्लास का लिंक दे दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। पीपल कैन गो एंड वॉच। पूरा 1-1.25 घंटे का लेक्चर है जिसमें आप व्हाट इज दैट ऑल अबाउट सर? अबाउट व्हाट इज हिप्नोसिस, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट कैन हेल्प यू, एंड सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया मैंने उसमें। वाओ, दिस इज ग्रेट। दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल। या दिस विल हेल्प। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड या एम्पावर करने के लिए हमें थीटा में जाना जरूरी होता है ना? नहीं तो हम अल्फा या थीटा कोई भी स्टेट। हाँ जी, मतलब हम कॉन्शियस से तो हम अलग जाएंगे, सबकॉन्शियस से कनेक्शन का जो वो रास्ता है दैट इज गोइंग टू थीटा और अल्फा। तो लेकिन जब हम थीटा में जाते हैं तो हम बहुत जल्दी स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो हम जल्दी थीटा में कैसे जा सकते हैं आपकी विद्या और आपकी नॉलेज का सहारा लेके, और उस थीटा में लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं स्लीप मोड में जाने से पहले, या स्लीप मोड में ना जाएं, उस थीटा को एंजॉय करें जो मेडिटेटिव स्टेट जो होती है, उसको हम मेडिटेटिव स्टेट को इंस्टेंटली कैसे अचीव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, तो आप इसके लिए 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहला, आप बॉडी को स्टेप बाय स्टेप थकाएंगे। जैसे अभी हमने पूरी बॉडी स्टिफ की थी, आप हाथ को स्टिफ करके रिलैक्स छोड़ सकते, दूसरे हाथ को स्टिफ करके रिलैक्स छोड़ेंगे, इस पैर को स्टिफ करके रिलैक्स छोड़ेंगे। ऐसे करके आप एक एक पार्ट को पहले स्टिफ करेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, स्टिफ करेंगे 3 से 4 बार। और जब आप रिलैक्स छोड़ें तो हर बार और ज्यादा रिलैक्स खुद को ले जाएं। पहले बॉडीली एक्ट करना पड़ेगा आपको ऐसा, फिर धीरे धीरे अपने आप अंदर फोकस आने लगेगा। पहला स्टेप। दूसरा, आप अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जब आप थीटा में चले गए तो आपके माइंड का एक हिस्सा इस ऑब्जेक्ट को अभी भी पकड़े हुए है। आप एकदम गहराई में हो, पर जैसे ही आप नींद में जाने लगोगे इट विल फॉल, राइट, एंड सडनली यू वेक अप। और जैसे आप वेकअप स्टेट में आते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा डेल्टा में आ गए, सीधा आप बीटा में चले जाओगे, नहीं, आप थीटा में से ही आओगे, आप अल्फा में फिर भी रहोगे। आप उस मोमेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये वो मोमेंट है जो सुबह जागते टाइम हो रही होती हैं, या रात को सोने से नींद में घुसने से ठीक पहले की मोमेंट होती है। तो इसको बोलते हैं हम हिप्नोगोगिक स्टेट।
तो जैसे ही पेन गिरा या कोई चीज गिरी, आप उस वक्त भी एकदम से बाहर नहीं आते हो, उस वक्त भी आप उस इमेज को यूज कर सकते हो, उस टाइम को यूज कर सकते हो। फिर आपने दोबारा से आपको पता चल गया कि वो आप नींद में चला गया, देन यू कैन पिक अगेन एंड डू इट अगेन। तो ये आप कर सकते हो। कई बार जब मैं किसी का सेशन करता हूँ और मुझे डाउट होता है कि ये सो जाएगा, तो मैं उनके हाथ को ऐसे होल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, या ऐसे होल्ड कर देता हूँ और माइंड को कमांड देता हूँ कि जब तक ये सेशन चलेगा ये हाथ इस तरह से यहाँ पे रहेगा। और जैसे ही वो हाथ ऐसे जा रहा है तो अब मुझे पता है कि वो अब मेरी कमांड से भी बाहर जा चुके हैं, अब वो नींद में है इसलिए हाथ अपने आप गया है। अदरवाइज अगर वो होश में है तो हाथ यहीं रहेगा, वो मुझे सुन रहे हैं तो हाथ यहीं रहेगा। तो होता ही है कि जैसे हाथ यहाँ जाने लगता है अपने आप ही हाथ वापस आ जाता है, बिकॉज वो इससे पहले कि वो डेल्टा में जाने लगे, नींद में जाने लगे, वापस थीटा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हुक कोई यूज कर सकते हो आप, एक कॉन्शियस हुक, स्पून, पेन। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइट फॉर टुडे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो सर आप। सर, क्या एक और टिप आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए अपने माइंड को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरा दिमाग मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी मैं ही ठीक कर सकता हूँ। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अब आप बच्चे नहीं हो, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। यू आर पीपल आर देयर, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बट आपको अपना ठेका खुद लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि स्टार्ट केयरिंग योरसेल्फ, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक थिंग्स इन योर हैंड। सेकंड, दुनिया में सिर्फ एक ही चमत्कार है और वो ये है कि ईश्वर में आस्था रखो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मत पढ़ो ये सब टोने टोटके, तंत्र मंत्र, वशीकरण, झाड़ फूंक, मत बर्बाद करो ना पैसा, ना फेथ और ना अपने एफर्ट्स। प्लीज, चमत्कार आप ही करोगे, चमत्कार आपके अंदर से निकल के आएगा। अगर ऐसे चमत्कार होते या इस तरीके से चमत्कार हो रहे होते तो वो लोग सब जगह पॉडकास्ट पे बैठ के ये नहीं बता रहे होते, वो अपनी दुनिया में वो चीज अचीव कर चुके होते जो वो दूसरों को अचीव कराने का दावा देते हैं। तो मत पढ़ो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, माइंड को ठीक रखो, बॉडी को ठीक रखो। एक ही जीवन है यार, यही तो करना है, और क्या करना है, जीने ही तो आए, और क्या करने आए हो। राइट। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत मजा आया। जो हम सोच के आए थे उससे ज्यादा हमें मिला इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।